वेलकम बैक बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्रिक्शन से रिलेटेड हर कुछ। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 8 का ही चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम में ही इसका काम छुपा है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स और प्रेशर के बारे में। ठीक है। फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सुनते हैं फोर्स फोर्स फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स और प्रेशर भी ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि फोर्स प्रेशर और फोर्स हम लोग अलग अलग। फोर्स और प्रेशर एक ऐसा टर्म है जो एक साथ बहुत बार यूज़ होता है। ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। ठीक है। चैप्टर में मूव ऑन करने से पहले क्लास 7 में आप लोग का एक चैप्टर था मोशन के ऊपर। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे कि मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है और मोशन का टाइप्स क्या है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मोशन जब एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो कैसे करता है। मतलब अगर मोटा मोटा तौर पे बात किया जाए तो उसमें हम लोग पढ़े थे मोशन क्या होता है और मोशन का टाइप्स क्या है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मोशन का कॉज क्या होता है। मोशन जो है वो मोशन अपना स्पीड कैसे बदलता है टाइम के साथ साथ, क्यों बदलता है। ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोशन एंड व्हेन एंड व्हाई डज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम ड्यूरिंग मोशन। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले मोशन का कॉज और मोशन अपना स्पीड को क्यों चेंज करता है वो पढ़ने वाले, कब चेंज करता है और क्यों चेंज करता है। ठीक है। बिना डिले किए अब इस चैप्टर में फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फोर्स क्या होता है, इसको समझने के लिए डे टू डे लाइफ का एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हम लोग को एक जगह एक्सक्यूज़ मी गाइस, हाँ, सपोज़ हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह टेबल को लेके जाना है। ठीक है। या फिर एक चेयर को लेके जाना है या फिर एक बॉल को लेके जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना होता है तो या तो हम लोग उसको खींचते हैं अपनी तरफ या फिर उसको धक्का देते हैं। मतलब वी आइदर पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। ये जो पुश और पुल है यही है फोर्स। पुश और पुल जो होता है ना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसी को फोर्स बोला जाता है। ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है दुनिया में, आप लोग इमेजिन कीजिए और बताइए क्या एक बार भी लाइफ टाइम में ऐसा हुआ है कि बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए या बिना किसी ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में आए कुछ भी एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाया है? ऑब्वियसली नहीं। हम लोग भले ही टच नहीं किए हो बट एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग को मूव करना है उसके पास दूसरा ऑब्जेक्ट ज़रूर भेजे होंगे ताकि वो ऑब्जेक्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट के कारण फोर्स लगे और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो। इसका मतलब अगर देखा जाए तो फोर्स होने के लिए, फोर्स पैदा होने के लिए कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट का आपस में टकराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ना कोई दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराना होगा ही होगा। ठीक है। जैसे आप लोगों के दिमाग में ये हो सकता है कि मैम हम लोग जब शूटिंग करते हैं तो शूटिंग करते टाइम तो ऐसा नहीं है कि हम लोग गोली को लेके जाते हैं और उस इंसान का पेट में घुसाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, बल्कि हम लोग बंदूक से गोली मारते हैं। मैंने आप लोगों को कहा ना कि जैसे हम लोग, फोर्स का मतलब क्या है कि हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं बट इनडायरेक्टली कर रहे हैं। मतलब हम लोग को जिस आदमी को या जिस चीज़ को गोली मारना है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बंदूक को टच कर रहे हैं। बंदूक में से जो गोली निकल रहा है वो सामान है और वो जाके दूसरा ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है जिसको फोर्स लगाना है। मतलब यहाँ पे भी फोर्स होने के लिए ज़रूरी है कि वो जो गोली है वो जाके दूसरा ऑब्जेक्ट पे लगे। ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया कि फोर्स क्या है। फोर्स एक पुश और पुल है और ये कब एक्ट करता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट में आता है। समझ में आया। आगे बढ़ते इस चैप्टर में और क्या लिखा हुआ है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच कम्स इन टू प्ले व्हेन देयर इज एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट से टच होता है तभी फोर्स होता है। और फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर भेजना। मतलब या तो पुश करना या तो धक्का देना। ठीक है। अब ये हम लोग कभी भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हम लोग को टेबल को अपनी तरफ लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे। हम लोग को बैक को अपने से दूर भेजना है तो हम लोग उसको पुश करेंगे। फोर्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फोर्स से हम लोग एक ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। मतलब फोर्स जो है बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं। आगे आप लोग का बुक में एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए इस एक्टिविटी में क्या है। इस एक्टिविटी में आप लोगों को दिया गया है बहुत सारा सिचुएशन। उस सिचुएशन के आधार पर आप लोगों को लिखना है कि ये जो सिचुएशन है इसमें ये सिचुएशन होने के लिए क्या क्या काम किया गया होगा, मीन्स व्हाट आर द एक्शंस इन्वॉल्व। ठीक है।
उसके बाद बताना है क्या ये फोर्स है। उसके बाद फोर्थ में क्या बताना है, फोर्थ रो में उसमें बताना है कि अगर ये फोर्स है तो फोर्स होने के लिए क्या दो ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरैक्ट होना ज़रूरी था, इसमें क्या दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट हुआ या नहीं, ठीक है, यस और नो लिखना है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला सिचुएशन है ड्रॉ बकेट फ्रॉम अ वेल, मतलब कुआं में से पानी निकालना बाल्टी से, ठीक है। सो हम लोग जब बाल्टी से पानी निकालते हैं तो क्या होता है, इसमें कौन सा एक्शन इन्वॉल्व होता है, इसमें होता है हम लोग का मस्क्यूलर फोर्स इन्वॉल्व, ठीक है। मस्क्यूलर फोर्स मतलब अपना शक्ति। तो क्या ये एफर्ट लगा इसमें फोर्स का, ऑब्वियसली लगा, यस। और क्या इंटरेक्शन हुआ है दो ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्वियसली हुआ है, बकेट और वेल का भी हुआ है और बकेट और हम लोग का भी हुआ है। हम लोग फोर्स लगाए हैं तब जाके ना बकेट से पानी निकाल पाए हैं, सो ऑब्वियस सा बात है इंटरेक्शन हुआ है। सो इसमें क्या है, यस। सेकेंड ऑप्शन है, इसमें सेकेंड सिचुएशन है ओपनिंग और क्लोजिंग अ टेबल ड्रॉर, मतलब जब एक ड्रॉर को हम लोग खींचते हैं या फिर बंद करते हैं, इसमें भी कौन सा एक्शन है, मस्कुलर फोर्स, फोर्स ऑब्वियसली लगा, यस, और इंटरेक्शन भी हुआ है। थर्ड क्या है, स्क्वीजिंग वेट क्लोथ्स फॉर ड्राइंग, जब हम लोग कपड़ा में से पानी निचोड़ते सुखाने के लिए, एक्शन इन्वॉल्व, दैट इज़ मस्कुलर फोर्स, फोर्स लगा है इसमें। और क्या ये फोर्स इंटरेक्शन हुआ है दो ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्वियसली यस हुआ है। फोर्थ है पेडलिंग अ बाईसाइकिल, जब हम लोग बाईसाइकिल को पेडल कर रहे हैं, एक्शन कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, मस्कुलर फोर्स, फोर्स लगा है, बिल्कुल लगा है। तो क्या इसमें इंटरेक्शन हुआ है ऑब्जेक्ट का, तो बिल्कुल हुआ है। फिफ्थ नंबर है मूविंग अ लोडेड ट्रॉली, मतलब एक ट्रॉली को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक्शन क्या है इसमें मस्कुलर फोर्स है, फोर्स का एफर्ट लगा है तो ऑब्वियसली लगा है। क्या इसमें इंटरेक्शन हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, हम लोग का हुआ है ट्रॉली के साथ। सिक्स नंबर में क्या है, अ हॉकी प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी कॉर्नर शॉट, मतलब एक हॉकी प्लेयर जो है एक शॉट मारा जोर से, तो उसमें एक्शन कौन सा इन्वॉल्व हुआ, मस्कुलर फोर्स, एफर्ट लगा है और इंटरेक्शन भी हुआ है। सो हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें फोर्स होने के लिए एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कम से कम दो ऑब्जेक्ट को आपस में, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट को टकराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को टकराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, आप लोग देखते हैं ना कि एक क्यू में, मतलब एक पूरा लाइन में साइकिल खड़ा है, ठीक है। अगर एक साइकिल को कोई धक्का दे दे, ठीक है, अगर एक साइकिल को कोई धक्का दे दे, कोई बदमाश बच्चा आया और उसको धक्का दे दिया, एक ही साइकिल को धक्का दिया, एक साइकिल को धक्का देने से क्या होता है, सारा का सारा साइकिल धड़ल्ले से नीचे गिर जाता है। क्यों होता है इसमें, एक ही साइकिल पे हम लोग फोर्स लगाए ना, तो बाकी सब में क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स होने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम दो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन था, एक वो बदमाश बच्चा और एक साइकिल खुद, पहला वाला साइकिल जिस पे फोर्स लगाया गया है। सो मुझे लगता है आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा फोर्स होने के लिए क्या ज़रूरी है। फोर्स होने के लिए पुश या पुल ज़रूरी है, दूसरा ऑब्जेक्ट का, कोई भी दो ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो फोर्स का समझ में आ गया, इट इज़ अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। पुश और पुल जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन के कारण होता है, ठीक है। और फोर्स कब तक टिकता है, जब तक दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करता है, और जैसे ही दोनों के बीच का इंटरेक्शन टूट जाता है फोर्स भी खत्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द इंटरेक्शन सीजेस मतलब खत्म हो जाना, तो जैसे ही इंटरेक्शन खत्म हो जाता है फोर्स भी चला जाता है, ठीक है। फोर्स कब तक एग्जिस्ट करता है, तब तक जब तक इंटरेक्शन रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक डू यू नो है, उसको देख लेते हैं। फोर्स डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व एफर्ट बाय लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमंस और एनिमल्स. Force can also be due to many natural causes. We may not be able to see such force but can still feel or observe their effects. मतलब फोर्स खाली हम लोग ह्यूमंस और एनिमल्स के कारण नहीं होता है, मतलब हम लोग इंसान और जानवर के कारण खाली फोर्स नहीं होता है। फोर्स एक नेचुरल फिनोमेना है, फोर्स किसी के कारण भी हो सकता है, ऐसा ऑब्जेक्ट के कारण भी जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, सपोज़ एयर जो है हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं, फिर भी एयर हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया हुआ है। एयर का फोर्स को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर का जो प्रेशर है वो हम लोग के ऊपर लगा हुआ है, और अगर एयर नहीं होता तो हो सकता है कि हम लोग धरती पे खड़े नहीं होते हैं, एयर का प्रेशर के कारण ही हम लोग खड़े हुए हैं। हाँ, इसके लिए आप लोग मुझे बोलेंगे कि मैम ग्रेविटेशनल पुल भी एक कारण है, तो ग्रेविटेशनल पुल है, बट ग्रेविटेशनल पुल अलोन कांट डू एनीथिंग अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं करता। तो समझ में आया।
इसलिए ग्रेविटेशनल पुल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों ही काम करता है। और अगर इससे अच्छा एग्जांपल लेना है तो आप लोग अपने घर में जो गैस सिलेंडर यूज़ होता है उसको ही देख सकते हैं। हम लोग को एयर दिखता तो नहीं है, पर एयर के अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर है उसी से हम लोग को पता चल जाता है। जब सिलेंडर के अंदर हवा भर्ती होता है तो उसको उठाने में कितना प्रॉब्लम होता है, बट जैसे ही हवा ख़त्म हो जाता है तो उसको हम लोग आसानी से उठा लेते हैं। समझ में आया? सो आगे मूव करते हैं। फोर्स के कारण क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसमें हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है फोर्स के कारण क्या हो सकता है। फोर्स के कारण मोशन में चेंज हो सकता है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट में, सपोज़ कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में था, उसके ऊपर फोर्स लगा है, तो उसके कारण क्या क्या हो सकता है। या तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाएगा, या तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड घट जाएगा, या तो उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी नंबर 2 में 3 केस दिया हुआ है, तीनों केस को देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें दिया हुआ है कि एक रबर बॉल को लीजिए, उसको टेबल टॉप में धक्का दीजिए, और उसके बाद उसी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ना, उसको और तेज़ी से धक्का दीजिए। जब हम लोग उसको उसी डायरेक्शन में धक्का देंगे तो हम लोग देखेंगे कि बॉल का स्पीड और बढ़ गया है। इसमें दिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को, जब हम लोग बॉल को उसी डायरेक्शन में धक्का देंगे तो क्या होगा। सो जब हम लोग बॉल को उसी डायरेक्शन में धक्का देंगे ना, तब बॉल का स्पीड और बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस में दिया हुआ है कि हम लोग को बॉल को रोल करना है, रोल द बॉल ऑन टेबल टॉप एंड नाउ पुश अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉल। वॉट डू यू ऑब्जर्व इन द केस, द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीज एंड इट कैन कम टू रेस्ट। इसमें दिया हुआ है कि बॉल को रोल करिए, उसको टेबल टॉप के ऊपर डालिए, और उसके बाद अब की बार जब आप बॉल को डाल रहे हैं ना, तो बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में डालिए। मतलब ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, बॉल जिस दिशा में चल रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन। मतलब सपोज बॉल जो है क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दिए, या फिर बॉल लेफ्ट की तरफ जा रहा था, उसको हम लोग राइट की तरफ धक्का दे दिए। उसके कारण क्या होगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड धीरे हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए। तीसरा केस क्या है, तीसरा में दिया हुआ है कि अब की बार क्या करना है ना, बॉल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, बॉल का डायरेक्शन ही चेंज कर देना है। बॉल जिस दिशा में जा रहा है उसको धक्का देके दूसरा दिशा में भेज देना है। जब दूसरा दिशा में भेज देंगे तब क्या होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और तेज़ हो जाए, हो सकता है ऑब्जेक्ट और धीरे हो जाए, हो सकता है ऑब्जेक्ट रुक जाए, हो सकता है ऑब्जेक्ट तेज़ चलने लगे। मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर तीनों चीज़ को समराइज़ करें तो हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं कि पहला केस में क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को अगर उसी की दिशा में और तेज़ी से धक्का मारा गया तो ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ गया। दूसरा में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को उसके दिशा से ऑपोजिट दिशा में धक्का मारा गया तो ऑब्जेक्ट का स्पीड घट गया। और तीसरा में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम लोग दूसरे डायरेक्शन में मुड़ा है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड या तो घटा या तो बढ़ा, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड अपॉन, मतलब उसके किसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई इसमें पर्टिकुलर केस नहीं है। तो तीनों आप लोगों को समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज किया जा सकता है। पहले दोनों केस में हम लोग देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करने का बात आया, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को उसी दिशा में धक्का दिए और ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा, या फिर ऑब्जेक्ट को अपोजिट दिशा में धक्का दिए तो ऑब्जेक्ट का स्पीड घटा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन का फोर्स था। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, पर तीसरा वाला केस स्ट्रेट लाइन में नहीं हुआ। ठीक है, सो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया। आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये पूरा जो चैप्टर का मैंने जहाँ तक समझा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बिना लंबा किए, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है आप लोग को अच्छा लगा है, और अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो मुझे पता ही आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं। सो फटाफट से वो कीजिए और स्टे ट्यून्ड गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।